इस अध्याय में हम अध्याय 3 इस क्लास में हम अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती का अध्ययन करेंगे। अवलोकन। इस अध्याय में स्वतंत्र भारत के सम्मुख सर्वाधिक कठिन चुनौती निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्धनता के विश्लेषण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। इसके साथ ही इस अध्याय में निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा में मानव निर्धनता जोड़कर अध्याय को समाप्त किया गया है। परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें हम निर्धन समझते हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। देश के समक्ष निर्धनता की समस्या का विश्लेषण करने के लिए नीति आयोग बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रयोग करता है। बहुआयामी निर्धनों का अनुपात 2005-06 में लगभग 55% से घटकर 2015-16 में 25% और 2019-21 में 15% रह गया है। यह आशा की जाती है कि बहुआयामी निर्धनता शीघ्र ही एकल संख्या में आ जाएगी। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। शहरी स्थिति। 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 3500 रुपये कमा लेता है। यह रोजगार उसे हमेशा नहीं मिलता। यह राशि 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण पर निर्भर है। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक कमरे में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपरेलों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी शांता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 1500 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार गुजारे लायक दाल चावल ही जुटा पाते हैं, लेकिन यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 700 रुपये और कमा लेता है, जबकि उसकी 10 साल की बेटी स्कूल जाती है तथा छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटी लड़की स्कूल में मिलने वाले दाल चावल को खाती है। ग्रामीण स्थिति। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित है और आय भी वैसी ही होती है। अधिकांशतः उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 200 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है।
6 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही समय निकाल लेती हैं। उसके पिता की, जो तपेदिक के मरीज थे, उचित चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। अब उसकी माँ उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वह खुश है कि उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, साक्षरता का स्तर, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, असहायता। पिछले पृष्ठ पर दिए गए दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को दिन में 3 बार का भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार तथा न्यूनतम उचित मजदूरी का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ असहाय जैसे जीवन जीना है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं, इसके लिए हाल के वर्षों में अन्य सूचकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना 3 व्यापक सूचकों के आधार पर की जाती है। स्वास्थ्य सूचक जैसे पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर एवं मातृ स्वास्थ्य। शिक्षा सूचक जैसे शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति एवं जीवन स्तर सूचक जैसे खाना बनाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, मकान, बिजली, संपत्ति, बैंक खाता आदि। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा जैसे सूचक भी निर्धनता को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बॉक्स देखें। सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता का अर्थ उन लोगों से है जिन्हें अपने जैसे लोगों के साथ मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है और उन्हें सामाजिक समता से वंचित होकर संपन्न लोगों के वातावरण से अलग थलग रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। सामान्यतः यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका अन्य लोग आनंद लेते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली भी है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार आय कम होने से ज़्यादा सामाजिक अपवर्जन के अधिक नुकसान होते हैं। असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन
बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब भी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। उपभोग शब्द का अर्थ है परिवार द्वारा विभिन्न मदों जैसे भोजन एवं वस्त्रों पर खर्च की गई राशि। किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अतः समय एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अभी कार रखना भी विलासिता मानी जाती है। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और बिजली, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता था। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता था। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित था। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती थी। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएं बदलती रही हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय इत्यादि और परिवारों द्वारा सूचित व्यय को निर्धनता रेखा के रूप में समझा गया है। कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इस राशि को संशोधित किया जाता है। वैश्विक विकासमानों के आधार पर भारत सरकार ने 12 विकासात्मक सूचकों का प्रयोग करके भारत में निर्धनों के अनुपात का आकलन शुरू किया है, जिसमें प्रचलित रूप से बहुआयामी निर्धनता सूची बॉक्स देखें कहा जाता है। यह राष्ट्रीय सूचकांक निर्धनता माप पर आधारित आय या उपभोग व्यय का संपूरक है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्धनता को मापता है और अभावों की तुलना करता है। आइए निम्नलिखित पर चर्चा करें। उपभोग आधारित निर्धनता रेखा और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बीच क्या अंतर हो सकता है? आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा? निर्धनता के अनुमान। पूर्व खंड में वर्णित कार्यप्रणाली के आधार पर भारत में निर्धन लोगों की संख्या एवं अनुपात, जिसे हेड काउंट रेशियो
HCR कहते हैं का आकलन होता है। तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि 1990 के दशक के दौरान उपभोग व्यय आधारित निर्धनों का अनुपात 45 से गिरकर 37% हो गया। हालांकि निर्धन लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ रह गई, जिससे निर्धनों का अनुपात और संख्या दोनों ही कम हो गई। 2000 से 2011 के दौरान निर्धनों की संख्या एवं अनुपात दोनों घट गए। 2015 से 21 के दौरान बहुआयामी निर्धनता दर घटकर 25 से 15% हो गई। इस अवधि के दौरान आधिकारिक अभिलेखों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हो गए। विशिष्ट रूप से कहें तो विभिन्न सूचकों के अंतर्गत निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक घटी। भारत में निर्धनता अनुपात 1993 से 2019। 1993 में ग्रामीण क्षेत्रों में हेड काउंट रेशियो प्रतिशत 50% रही, शहर में 32%, खपत आधारित 45%, ग्रामीण निर्धनों की संख्या करोड़, ग्रामीण 329, शहरी 75, संयुक्त योग 404। 2011 से 12 में हेड काउंट रेशियो ग्रामीण गरीबी की 26% और शहरी गरीबी 14%, खपत आधारित 22%, 217। 1993 से 94 में ग्रामीण निर्धनों की संख्या 329 और शहरी 75। 2011 से 12 में 217 और 53। 2021 से 22 में ग्रामीण निर्धनता 19.3%, शहरी 5.3%, योग 15%। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के 12 सूचक। भारत सरकार के संगठन नीति आयोग ने निम्नलिखित 12 सूचकों का प्रयोग करके राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तैयार किया है। यदि कोई व्यक्ति इन सूचकों से वंचित है तो उसे बहुआयामी निर्धन के रूप में माना जाएगा। पोषण: यदि 0 से 59 माह के बीच का कोई बच्चा या 15 से 49 वर्ष की आयु की महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच का कोई भी पुरुष कुपोषित पाया जाता है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। बाल किशोर मृत्यु दर: सर्वेक्षण से 5 वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान यदि किसी बच्चे या 18 वर्ष से कम आयु के किशोर या किशोरी की घर में मृत्यु हो जाती है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। मातृ स्वास्थ्य: यदि किसी घर में सर्वेक्षण से पूर्व 5 वर्षों के दौरान जन्म देने वाली किसी महिला को हाल के प्रसव काल के दौरान प्रशिक्षित कुशल चिकित्सक द्वारा सहायता नहीं मिली है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। स्कूली शिक्षा के वर्ष: यदि किसी घर के 10 वर्ष या उससे बड़े किसी भी बच्चे ने 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। स्कूल में उपस्थिति: यदि किसी घर का स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा रहा या रही है जिस आयु तक वह कक्षा पूरी कर सकता या सकती है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। खाना पकाने का ईंधन: यदि किसी घर में उपलोक कृषि पतवार, झाड़ी, लकड़ी, तारकोल या कोयले से खाना बनता है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। स्वच्छता: यदि किसी घर में कोई उन्नत या कोई शौच सुविधा नहीं है या इसमें सुधार हुआ है लेकिन अन्य घरों के साथ साझा किया जाता है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। पेयजल: यदि किसी घर में उन्नत पेयजल व्यवस्था या सुरक्षित पेयजल घर से कम 30 मिनट की पैदल दूरी आने जाने के लिए पर है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। आवास: यदि किसी घर में अपर्याप्त आवास है, घर का तल प्राकृतिक सामग्रियों से बना है या छत अथवा दीवारें कच्ची सामग्री से बनी है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। बिजली: यदि किसी घर में बिजली नहीं है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। संपत्ति: यदि किसी घर में इनमें से
एक से अधिक संपत्ति नहीं है, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, पशु, गाड़ी, साइकिल, मोटर बाइक या रेफ्रिजरेटर और उस घर में कार या ट्रक नहीं है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। बैंक खाता, यदि किसी घर के किसी भी सदस्य का बैंक या डाकघर में खाता नहीं है तो उस घर को वंचित माना जाएगा। निर्धनता एक चुनौती। आइए चर्चा करें। तालिका 3.1 का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1993 से 94 और 2004 से 5 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही? क्या भारत में निर्धनता में कमी के आंकड़े ग्रामीण और शहरी भारत में समान हैं? भारत के चुनिंदा राज्यों में हेड काउंट रेशियो 2019 से 21। बिहार में 34%, केरल में 1, उत्तर प्रदेश में 23, असम में 19, बिहार में 34, असम में 19, उत्तर प्रदेश में 33, केरल में 1। अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। आरेख 3.1 देखिए। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य स्तरीय निर्धनता में अत्यधिक कमी आई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग रही है। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि 2019 से 21 के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में हेड काउंट रेशियो 10% से कम हुआ है। इस बीच बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अध्ययनों से पता चला है कि निर्धनता दूर करने के लिए राज्यों ने विभिन्न उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए केरल ने मानव संसाधन विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण से सुधार हुए हैं। आइए चर्चा करें। आरेख 3.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित कार्य करें। 3 राज्यों की पहचान करें जहां हेड काउंट रेशियो सर्वाधिक है। 3 राज्यों की पहचान करें जहां हेड काउंट रेशियो सबसे कम है। उन राज्यों की सूची बनाएं जहां हेड काउंट रेशियो कम है लेकिन भारत के हेड काउंट रेशियो से अधिक है। असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। आरेख 3.2 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, तथापि अनुसूचित
जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। आरेख 3.2। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार की निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता दृष्टिगत है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों पर समान रूप से अधिकार नहीं मिल पाता है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। क्या भारत में ही निर्धन लोग हैं? विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक $2.15 से कम प्रति व्यक्ति आय की न्यूनतम उपलब्धता का प्रयोग करते हैं। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग का अनुपात 2010 के 16.27% से गिरकर 2019 में 9.05% हो गया है। इसमें डॉलर का प्रयोग क्यों किया गया है? भारत में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपये का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी मुद्रा है। देशों के बीच आंकड़ों की तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अमेरिकी डॉलर का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। तालिका 3.2, आरेख 3.3 और 3.4 देखें। चीन में निर्धनों का अनुपात वर्ष 2020 में 0.1% हो गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट्स दर्शाती है कि दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2017 में 13% से गिरकर 2021 में 11% हो गई है। निर्धनों में प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी अत्यधिक कमी आई है, जो 2017 में 233 मिलियन से घटकर 2021 में 207 मिलियन रह गई है। भारत में निर्धनता 2011-12 सर्वाधिक असुरक्षित समूह। अनुसूचित जनजाति 43%, अनुसूचित जाति 29, औसत भारतीय निर्धनता अनुपात 22, अनियत कृषि श्रमिक 34, अनियत गैर कृषि श्रमिक शहरी 34, 43, 29, 22। सामाजिक समूह एवं आर्थिक वर्ग। प्रति 100 पुरुष में निर्धनों की संख्या 43, 29, 22, 34, 34, 43, 29, 22, 34, 34। निर्धनता एक चुनौती।
हेड काउंट रेशियो, कुछ चुनिंदा देशों के बीच तुलना। प्रति $2.15 से कम पाने वालों की संख्या 2017 PPP के अनुसार। नाइजीरिया में 2018 में 30.9, बांग्लादेश 9.6 2022, भारत 11.9 2021, पाकिस्तान 4.9 2018, चीन 0.1 2020, ब्राज़ील 5.8 2021, इंडोनेशिया 2.5 2022, श्रीलंका 1.0 2019। गरीबी और इक्विटी डेटाबेस, विश्व बैंक डेटा। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2017 के 36.6% से घटकर 2019 में 35% हो गई है। आरेख 3.3 देखें। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में निर्धनता अनुपात रेखा 2017 में 4.4% से बढ़कर 2021 में 4.6% हो गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त होकर 2000 में 3% हो गई है, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी। आइए चर्चा करें। आरेख 3.3 और 3.4 का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें। विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहां निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है। विभिन्न देश विभिन्न गरीबी रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? निर्धनता एवं सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नए सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह लोगों और विश्व की समृद्धि के लिए एक साझा खाका प्रदान करता है जिससे भविष्य में निर्धनता समाप्त होगी। इसके केंद्र बिंदु में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG हैं। इसके लिए विकसित एवं विकासशील देशों से अविलंब कार्यवाही की जरूरत है। विकसित राष्ट्रों को विकासशील देशों की निर्धनता समाप्त करने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार करने, असमानता को समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन का समाधान करने तथा सतत विकास को संवर्धित करने के प्रयास में सहायता करनी चाहिए। प्रतिदिन $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग 2005 से 2019। पूर्व एशिया एवं प्रशांत। दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, सब सहारा अफ्रीका, पूर्व एशिया एवं प्रशांत, चीन। %83 2019 में 41%। दक्षिण एशिया, %135 से 42%। लैटिन अमेरिका व कैरिबियन सागर 100% से 50%। पूर्व एशिया एवं प्रशांत 39% से 1%। चीन दक्षिण एशिया 20% से 0%। निर्धनता एक चुनौती। क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या करोड़ में। सब सहारा मरुस्थल 300 करोड़।
सब सहारा मरुस्थल में निर्धनता यह 300 करोड़। दक्षिण एशिया में निर्धनता कितनी है? 500 करोड़। दक्षिण एशिया में निर्धनता 500 करोड़। और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में निर्धनता कितनी है? 100 करोड़। यूरोप एवं मध्य भाग में निर्धनता कितनी है? 20 करोड़। पूर्व एशिया एवं प्रशांत में निर्धनता कितनी है? 900 करोड़। विश्व बैंक पावकल नेट और गरीबी और इक्विटी डेटा पोर्टल। कोई गरीबी नहीं, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, गुणवत्ता की शिक्षा, लैंगिक असमानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, पानी के नीचे जीवन, जमीन पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। अपने शिक्षक की सहायता से प्रत्येक एसडीजी का विवरण एकत्रित करें। भारत या अपने राज्य द्वारा प्राप्त किए गए इन लक्ष्यों पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो निर्धनता को समाप्त करने के लिए अनेक देशों के साथ कार्य करता है। सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक पूरे किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए हैं। उन्हें यहाँ चार्ट के रूप में दिया गया है। प्रत्येक लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों में बांटा गया है। एसडीजी 1 का लक्ष्य है 2030 के मध्य तक कम से कम सभी आयामी निर्धनता में जीने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम करना। निर्धनों के अनुपात में गिरावट। लक्ष्य 1 कोई निर्धन नहीं रहे, सभी जगह से सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करने से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्धनता के कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण थे। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग उचित आवासों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की एक चुनौती बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक और चुनौती आय असमानता रही है।
इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। इस नीति के उचित कार्यान्वयन से करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधारा जा सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, इसलिए वे ऋण लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। आइए चर्चा करें। अपने आसपास के कुछ निर्धन परिवारों का अवलोकन करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंधित हैं। परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन हैं? परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है? क्या सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां विद्यालय जाते हैं? निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास राजनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। 1970 के दशक के करीब समृद्धि दर 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। 21वीं सदी के 2 दशकों में 2000 से 2020 तेजी से आर्थिक विकास हुआ। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास में सृजित अवसरों से निर्धन लोग अप्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकें। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कुछ योजनाओं का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने हेतु हर घर के लिए कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है ताकि सूखा, वनोन्मूलन एवं मृदा अपरदन जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। अकुशल हस्त कामगारों के लिए मजदूरी दर को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान (पीएम पोषण) भारत
सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे 2 उद्देश्यों के लिए आरंभ किया गया था। बच्चों के लिए विशेषकर कैलोरी और प्रोटीन लेने की पोषण आवश्यकताओं में सुधार करना। 2 स्कूल में अधिक से अधिक नामांकन करना तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति का उन्मूलन करना। इस अभियान के अंतर्गत सम्मिलित है सरकारी स्कूल। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ने वाले 1 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। यह अभियान स्थानीय सरकारों और विभिन्न सामुदायिक संगठनों की सहायता से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषकर गरीब तबकों के निर्धन बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल भेजना और कक्षागत गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 2016 में पूरे देश में गर्भवती महिलाओं को अच्छी प्रसवकालीन देखभाल सुविधा देकर प्रसूति और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत सुरक्षित प्रसव कराने एवं बच्चा जनने की दिशा में कार्य करना था और प्रसूति परिचर्या कमियों को दूर करना था ताकि लाभार्थियों को नियमित और लगातार इलाज मिलता रहे। ये सेवाएं हर महीने के 9 तारीख को प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि उन्हें इस योजना में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह धुआं रहित रसोई घर बनाने में महिलाओं को सहायता करता है ताकि उन्हें सांस की जीर्ण बीमारियों और कमज़ोर होती दृष्टि से बचाया जा सके। यह योजना 2016 में इस उद्देश्य के साथ आरंभ की गई थी कि जो महिलाएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े घरों में खाना बनाने के लिए परंपरागत विधियों जैसे कोयला, उपले या लकड़ी का प्रयोग कर रही थी, उन्हें स्वच्छ ईंधन LPG गैस देना था। इसके लक्षित लाभार्थी गरीबी रेखा BPL के नीचे के परिवारों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनवासी और गरीब तबके के घरों के लोग हैं। LPG के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना में प्रथम रिफिल और स्टोव सहित पूर्णतः निःशुल्क कनेक्शन प्रदान किया जाता है। गत वर्षों में पूरे देश में LPG की खपत में वृद्धि हुई है। लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए घरों की महिलाओं के नाम पर कनेक्शन जारी किए गए। इस योजना से वनों की कटाई तथा कोयला, उपले और लकड़ी के जलाने से सृजित कार्बन उत्सर्जन कम करके पर्यावरण अक्षयता को संवर्धित करना है। स्वच्छ ईंधन अर्थात LPG महिलाओं को खाना पकाने में लगने वाले समय की बचत करता है। वे अब सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। भावी चुनौतियाँ। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है और सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। यह आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन भारत को और बेहतर बनाएगा। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वभौमिक शिक्षा पर बल, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आय आधारित परिभाषा निर्धनता के सीमित पहलू को दर्शाती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के यथोचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। संभवतः बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है
या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। इस अध्याय में हमने निर्धनता को मापने के विभिन्न दृष्टिकोणों को परखा है। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक दर्शाता है कि भारत में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात कम हुआ है। यह हाल के वर्षों में सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न उपायों के कारण संभव हुआ है। आपका क्या विचार है? सारांश। आपने इस अध्याय में देखा है कि निर्धनता को मापने के लिए अनेक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड नीति एवं मानव विकास पहल के सहयोग से नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से पता चलता है कि बहुआयामी गरीबी के हेड काउंट रेशियो से पर्याप्त कमी आई है। यहाँ तक कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य हेड काउंट रेशियो 10% से भी कम करने में सफल हुए हैं। अन्य राज्यों को इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तथापि यह ध्यान देने वाली बात है कि 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच सरकारी हस्तक्षेपों से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में अत्यधिक कमी आई है। अब हम अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। क खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता से। 1975 अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि
वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 पृष्ठ 3। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। बंगाल प्रांत में चावल की उपज वर्ष उत्पादन लाख टन में, आयात लाख टन, निर्यात लाख टन, कुल उपलब्धता लाख टन। 1938 में 85 लाख टन, 43 में 76 लाख टन, 43 में आयात 3 लाख टन, 1942 में निर्यात 1 लाख टन। आइए चर्चा करें। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। 4.5 का अध्ययन करें और बताएं कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं। किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई? 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार भारत में खाद्य सुरक्षा सुझाए गए कार्य। चित्र 4.1 में आप क्या देखते हैं? पहले चित्र में कौन सा आयु वर्ग दिख रहा है? क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 दिखाया गया परिवार गरीब है? क्यों? क्या आप अकाल पड़ने से पहले दोनों चित्रों में दिखाए गए लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं? गांव के संदर्भ में ज्ञात करें कि किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती है। क्या आपने इस तरह के पीड़ितों की कभी धन, खाद्य, कपड़ों, दवाओं आदि के रूप में सहायता की है? परियोजना कार्य। भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएं एकत्रित करें। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के कारण भी खाद्य में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी का
विपरीत प्रभाव पड़ा। लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्ठे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चे को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। आइए चर्चा करें, कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? अहमद की कहानी। अहमद बंगलौर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल, उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल
से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। आइए चर्चा करें। क्या रिक्शा चलाने में से अहमद को नियमित आय होती है? रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। 4.5 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भूखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। भारत में भूखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत। मौसमी दीर्घकालिक कोण 1983 में
ग्रामीण भुखमरी 16.2%, दीर्घकालिक 2.3%। 99 से 2000 में ग्रामीण मौसमी भुखमरी 2.6% और दीर्घकालिक 0.7%। शहरी क्षेत्रों में 1983 में मौसमी बेरोजगारी 5.6%, दीर्घकालिक भुखमरी 0.8%। 99 से 2000 में मौसमी भुखमरी 0.6% और दीर्घकालिक भुखमरी 0.3% है, कुल 0.9%। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 58 और 33 करोड़ टन क्रमशः 2020-21 में है। वर्ष 2020-21 में कुल अनाजों का उत्पादन 310 करोड़ टन है। वर्ष 2021 से 22 में कुल अनाजों का उत्पादन 315 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 36 और 18 करोड़ टन क्रमशः 2020-21 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, जो कि 17 एवं 16 करोड़ टन क्रमशः 2020-21 में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHS 1998 से 99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। सुझाई गई क्रियाएं। निकट के किसी गांव में कुछ खेतों पर जाएं और किसानों द्वारा उपजाई गई खाद्य फसलों का ब्यौरा एकत्रित करें। भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं: क बफर स्टॉक और ख सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारत में अनाज की उपज करोड़ टन में भारत में 1960 से 61 में 80 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था और 2023 से 24 में 328 करोड़ टन का उत्पादन हुआ है। आइए चर्चा करें। आरेख 4.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हमारे देश में किस वर्ष में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रतिवर्ष से अधिक हुआ?
भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? क्या 2000 से 2001 से भारत में उत्पादन में वृद्धि अस्थायी है? बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुवाई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर दूध का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान में खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। सुझाई गई क्रियाएं: अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और वहां से निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त करें। राशन की दुकान कब खुलती है? राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं? राशन की दुकान के चावल और चीनी निर्धनता की रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए की कीमत की तुलना किसी अन्य किराने की दुकान की कीमतों से करें। पता लगाएं, क्या आपके पास राशन कार्ड है? इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी चीज़ खरीदी है? क्या उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? राशन की दुकान क्यों जरूरी है? भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) जो प्रौद्योगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई, और काम के बदले अनाज FFW 1977 से 78 में प्रारंभ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया।
वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। सुझाए गए क्रियाकलाप। सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एकत्र करें। संकेत: ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आदि। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश 4.3 में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। आइए चर्चा करें। आरेख 4.2 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। हाल में किस वर्ष में सरकार के पास खाद्यान्न का स्टॉक सबसे अधिक था? FCI का न्यूनतम बफर स्टॉक प्रतिमान क्या है? FCI के भंडारों में खाद्यान्न ठसाठस क्यों भरा हुआ है? अंत्योदय अन्न योजना।
अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संविधान संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। सहायकी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर करोड़ टन चावल एवं गेहूं के मानक। भारत में खाद्य सुरक्षा। वर्ष 2022 में केंद्रीय पूल के पास 159 लाख मिलियन टन गेहूं और 104 लाख मिलियन टन चावल का भंडार था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। आज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह चावल की खपत 4.71 किग्रा से घटकर 4.49 किग्रा 2011 से 12 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004 से 5 से 2011 से 12 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हुई है।
और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004 से 5 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी और आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है। इससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। एनएसएसओ ने 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किग्रा वर्ष 2004 से 5 से घटकर 5.98 किग्रा वर्ष 2011-12 में हो गया है। आज आप तो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतें वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितने खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही हैं। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इस तरह महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एसडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एसडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एसडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। सारांश। किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके 2 घटक हैं: बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठन भी हैं, जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कक्षा 9 के अर्थशास्त्र की जो एनसीईआरटी के चारों अध्याय हैं वो आज की क्लास में समाप्त हुए। धन्यवाद।